इसके पहले पार्ट में हमने देखा यान सिया और जेंटलमैन के साथ स्पिरिट वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार था, पर उनका नाम वांटेड पोस्टर में होने के कारण उन्हें पैदल जाना पड़ता है और वो लोग दो टीम में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, जहां सिया और जेंटलमैन अपने रास्ते में दूसरे डीमन स्ट्रीट के जनरल टाइगर से मिलते हैं और उसका साथ देते हुए वो सभी क्वीन कैमेलिया को हराकर आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उन्हें पूरी तरह घायल हाल में यान्सा मिलता है, जो बताता है कि इविल स्पिरिट से फाइट करते वक्त उन्हें लियान मिला था। फिर उन सभी को उस जगह से बाहर निकलने के लिए खुद के इविल से लड़ना पड़ा और अंत में उन्होंने बेलमोर उसे खत्म करके बाहर आने का रास्ता मिला। पर बाहर आते ही उनका सामना डियाओ नाम की एक लड़की के साथ होता है, जो यान को अपने साथ स्पिरिट वर्ल्ड ले जा चुकी थी। अब आगे हम स्पिरिट वर्ल्ड के मास्टर को देखते हैं, जो सभी लीडर के साथ मीटिंग के दौरान पूछती है, आजकल स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत सारे गोश्त दिखाई दे रहे हैं और इन्हें कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। वहीं एक बंदा कहता है कि इंसानों की दुनिया में अभी वार का माहौल है, इसलिए गोश्त यहाँ आ रहे हैं। काफी लंबी डिस्कशन के बाद मास्टर कहती है कि वो हॉल ऑफ हीरोज के लीडर सियांग कुनलुन को स्पिरिट वर्ल्ड में फ्रीली घूमने का पास दे रही है और आज ही से वो और उसके साथी ही स्पिरिट वर्ल्ड को गार्ड करेंगे। पर कुछ मेंबर इस बात पर खुश नहीं होते, वो नहीं चाहते कि कोई इंसान उनके वर्ल्ड में फ्रीली घूमे। तभी ली नाम का मेंबर कहता है कि वो अभी ये डिसाइड करने के लिए बहुत छोटी है और वो उनसे पूछे बिना ये डिसाइड नहीं कर सकती। ये सुनते ही मास्टर गुस्से में गार्ड्स को ली को बाहर फेंकने का ऑर्डर देती है, पर कोई भी गार्ड उसके ऑर्डर के बावजूद हिलता नहीं और ये सबसे सियांग समझ जाता है कि असली मास्टर का यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है। ली कहता है कि मास्टर के पिता को भी ये बात पता थी कि वो कितना बुद्धू है, इसलिए उन्होंने उसको डिसीजन लेने के लिए चुना था और कोई भी डिसीजन उसकी सहमति से ही होगा। फिर ली कहता है कि सियांग का पास कैंसिल होता है और पूछता है कि क्या उसे इस बारे में कुछ कहना है। सियांग कहता है कि उसे उनके डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाहर जाते हुए ली का साथी पूछता है क्या एंशिएंट बिल्डिंग के बारे में उन्हें कुछ पता चला। इस पर ली कहता है कि उसे अभी कुछ खास नहीं पता, अब तक सिर्फ यान और उसके साथी ही उस बिल्डिंग से बाहर आए हैं। ली का साथी कहता है कि यान चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो ट्रेजर लैंड को नहीं हिला सकेगा। फिर ली पूछता है कि सियांग कुनलुन का क्या हुआ, क्या वो वापस हॉल ऑफ हीरोज पहुंच गया। तभी उसका साथी कहता है कि नहीं, अभी मास्टर उसे स्पिरिट वर्ल्ड घुमाने ले गए हैं। ली ये सुनते ही हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सियांग मास्टर के साथ जा रहा था, तभी मास्टर अपने गार्ड्स को वहां से भेज देती है और सियांग को उसके पीछे आने को कहती है। सियांग सोचता है कि क्या मास्टर को नहीं पता कि उसे अंदर ले जाने से उनको ही प्रॉब्लम हो सकती है, पर उसके लिए ये जानने का अच्छा मौका था कि असल में स्पिरिट वर्ल्ड में क्या है और दोनों मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम छोटे यान को देखते हैं, जिसे उसकी माँ ने चेन से पेड़ पर बांध दिया था। यान अपने माँ से बार बार उसे आजाद करने को कहता है, पर उसकी माँ कहती है कि उसे खुद ही खुद को आजाद करना होगा। तभी यान अपने भाई के रोने की आवाज सुनता है और उसका सपना टूट जाता है। वो देखता है कि वो एक जेल में बंद है। तभी एक आदमी यूमी उसके पास आता है, जिसे यान को वहां से दूसरी जगह ले जाना था, पर वो उससे अपने बारे में बताने लगता है कि कैसे वो इंसानी दुनिया में एक राइटर था और उसने यान पर एक कहानी लिखी है कि कैसे एक बच्चे ने हेल स्ट्रीट पर कब्जा किया और सारे इविल स्पिरिट से लड़ता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। फिर यूमी कहता है कि वो यान से बात करने आया है ताकि उसके बारे में और लिख सके। यान पूछता है कि जब वो इंसानी दुनिया में इतना अच्छा राइटर था तो फिर वो हॉल ऑफ हीरोज में क्या कर रहा है। यूमी उसकी बात घुमाते हुए कहता है कि बाकी लोगों को लगता है कि यान को हॉल ऑफ हीरोज के लोगों ने पकड़ा है, पर उसे पता है कि यान जानबूझकर उनसे पकड़ाया है ताकि वो अपने पेरेंट्स के बारे में पता कर सके। यान कहता है तो उसे सब पता है। यूमी कहता है कि उसे यान के पेरेंट्स के बारे में तो नहीं पता, पर उसे उसके भाई को किडनैप करने का ऑर्डर मिला था ताकि वो सरेंडर कर दे, पर ये ऑर्डर सिर्फ उसे नहीं बाकियों को भी मिला है। ये सुनते ही यान गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि वो उसकी स्टोरी लिखना चाहता था ना, इसलिए यान उसे बताता है कि कुछ लोग उसे विलन समझते हैं, कुछ लोग हीरो, पर वो खुद अपने बारे में नहीं जानता। यान कहता है कि उसने हेल स्ट्रीट छोड़ने से पहले पगोडा ट्री को ठीक करने की कोशिश की थी, पर अब वो उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। पहले उसे पीसफुल लाइफ चाहिए थी, पर अब वो किंग बनना चाहता है। पहले वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहता था, पर अब चाहता है कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो और उससे ज्यादा स्ट्रांग बने। यान पूछता है कि अगर वो एक ऐसा विलन बन जाएगा जिसे सब नफरत करेंगे, उसके हीरो वाले स्टोरी से बिल्कुल उल्टा, तो क्या होगा।
यूमी कहता है कि विनर की स्टोरी को सब याद रखते हैं और जैसे वो यान को अपनी स्टोरी में दिखाएगा वैसे ही लोग उसे जानेंगे। यान कहता है कि इसका मतलब उसे विनर बनना पड़ेगा। फिर यूमी अपने साथ यान को उस जगह से बाहर ले जाता है। प्रिजन के बाहर यान एक बंदे को देखता है और यूमी से उसके बारे में पूछता है। वो बताता है कि उसका नाम गुनचैंग है और वो बहुत पावरफुल है। उसकी चील जैसी आंखें हैं और वो उस पर नजर रखने के लिए ही यहाँ है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम लुकी था। यूमी पूछता है कि वो आज जल्दी आ गई। लुकी बताती है कि वो अपनी बिल्ली को ढूंढ रही है। तभी उसकी नजर यान पर जाती है और उसके बारे में पूछती है। यूमी फिर उसे यान के बारे में बताता है, लेकिन लुकी कहती है कि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं और दोबारा अपने बिल्ली को ढूंढने लगती है। यूमी बताता है कि वो हॉल ऑफ हीरोज की यंगेस्ट मेंबर है जिसने 12 साल की उम्र में ही ड्रैगन आर्मी को हरा दिया था और उसके स्किन से अपना आर्मर बनाया। फिर यूमी यान को एक और बंदे से मिलाता है जिसे यान ने इंसानी दुनिया में हराया भी था, लू। यूमी यान को लू के हवाले करके चला जाता है। तभी लू अपने गार्डियन स्पिरिट को समन करता है क्योंकि डार्क इन्फर्नो के दरवाजा खोलने के लिए उन्हें पूरी ताकत से उस पर हमला करना होगा। दरवाजा खुलने के बाद लू यान को अंदर चलने को कहता है। यान पूछता है कि वो इतना अच्छा कब से बन गया। लू कहता है कि पहले तो वो बहुत कमजोर था और उसमें बिल्कुल भी डिग्निटी नहीं थी, पर एक दिन वो अपने मास्टर यूमी से मिला और उन्होंने ही उसे अपनी ताकत का एहसास कराया और अब वो यहाँ हॉल ऑफ हीरोज के साथ है। फिर लू बताता है कि यान अब डार्क इन्फर्नो में जा रहा है जहाँ से कोई जिंदा नहीं बचता क्योंकि वहाँ एक स्पिरिट है जो हजारों सालों से उसे गार्ड कर रहा है और सभी लोग उसे स्क्वाड जेल गार्डियन कहते हैं। वहीं स्पिरिट वर्ल्ड से दूर टाइगर और ल्यू बात कर रहे थे। ल्यू भी यान और टाइगर की तरह डीमन स्ट्रीट का जनरल था। टाइगर ल्यू से पूछती है कि क्या वो इसके लिए तैयार है, क्योंकि अगर वो यान की मदद करेगा तो इसका मतलब वो स्पिरिट वर्ल्ड के खिलाफ जाएगा और साथ ही उसे अपने भाई सियांग कुनलुन के खिलाफ भी जाना होगा। ल्यू कहता है कि वो वर्ल्ड में बैलेंस लाना चाहता है और जब तक यान जिंदा है कोई आसानी से किंग नहीं बन सकता। तभी वहाँ ल्यू का एक साथी आता है और कंफर्म करते हुए बताता है कि यान को सच में हॉल ऑफ हीरोज ने पकड़ा है। ये सुनते ही ल्यू भी अपने भाई से लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। वहीं यान डार्क इन्फर्नो के अंदर चेन से बंधा हुआ था। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उसे चेन से आजाद होना सिखाया था और वो अपनी माँ की बातें याद करके जंजीरों से आजाद हो जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर तभी अचानक उस पर कहीं से एक अटैक होता है और अगले ही पल यान घायल दिखाई देता है। वहाँ का गार्डियन उसके सामने आता है, स्माइल करते हुए कहता है कि उसकी बेकार कोशिशें यहाँ काम नहीं आएगी। यान भी उस पर अटैक करता है और कहता है कि वो यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, लेकिन गार्डियन उसके सारे अटैक को रोक देता है। यान सूचू की मदद से भी उस पर अटैक करता है, लेकिन गार्डियन उसे भी रोक लेता है और यान की बहुत बुरी तरह पिटाई करता है। सूचू बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है और साथ ही उसे अपने हेल फायर से जलाने की भी कोशिश करता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। फिर गार्डियन अपने पावर से एक बड़ा सा स्पिरिट समन करता है जो अपने हाथों से सूचू को मसल देता है। वहीं इंसानी दुनिया में यान के भाई लियांग को एक स्पिरिट लेटर मिलता है जिससे सिया उसे कांटेक्ट करती है। सिया उसे यान के बारे में सारी बातें बताती है और वादा करती है कि वो सब मिलकर जल्दी ही यान को बचा लेंगे। फिर सिया लियांग को यान के रूम से कुछ चीज लाने को कहती है और लियांग वो लेने चला जाता है। सिया जेंटलमैन और यानजा को यान की कई बात बताती है। जब सिया यान से पूछ रही थी कि क्या उसके दूसरे हेल स्ट्रीट के जनरल दोस्त हैं, यान बताता है कि उसके दोस्त तो हैं, पर वो उनसे तभी मिलता है जब चीजें बहुत खराब हो जाती है। यान बताता है कि उसके दोस्त का गार्डियन स्पिरिट बहुत पावरफुल है और ज्यादातर वो अपने दोस्त से स्पिरिट लेटर के थ्रू बात कर लेता है। वहीं लियांग को यान के कमरे से उसके दोस्त का स्पिरिट लेटर मिल जाता है। जेंटलमैन के पूछने पर यानजा बताता है कि लियान यान की मदद करने से पहले अपना अधूरा काम खत्म करने वापस किंगडम ऑर्गेनाइजेशन गया है। वहीं लियान को रास्ते में उसके किंगडम ऑर्गेनाइजेशन का एक दूसरा मेंबर कैली मिलता है। लियान उसके चेहरे में मार्क के बारे में पूछता है। कैली कहता है कि ये उसके पावर का साइड इफेक्ट है, पर लियान अपनी पावर से उसकी मार्क को ठीक कर देता है। फिर कैली पूछता है कि क्या उसने यान को मार दिया। लियान कहता है कि वो उसे नहीं मारेगा। कैली ये सुनकर गुस्से में वेयरवुल्फ में बदल जाता है। लियान कहता है कि उसने एक वजह से किंगडम ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, पर अब उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। कैली गुस्से में कहता है कि यान ने उसके भाई को मारा था। लियान उसे समझाते हुए कहता है जितनी बार वो ट्रांसफॉर्म होगा उतना उसका मार्क बढ़ेगा और आखिर में वो खुद को नहीं पहचान पाएगा। कैली इंसानी फॉर्म में वापस चेंज होते हुए कहता है कि वो बस यहाँ ये देखने आया था कि लियान क्या कर सकता है।
पर कैली अभी लियान को रिकवरी करने के लिए छोड़ देता है और जाते हुए लियान को बताता है कि वो जल्दी एक वॉर स्टार्ट करने वाले हैं और उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि उनके लीडर यानी जैक को धोखा बिल्कुल भी पसंद नहीं। वहीं सिया सबके साथ यान के दोस्त को ढूंढते हुए एक पुरानी जगह आती है। उन्हें वहां आसपास कोई नहीं दिखता, लेकिन तभी एक बंदा सामने आता है, पर जेंटलमैन और यान्जा उसे रोक देते हैं। वो बंदा उन पर अटैक करता है, पर जेंटलमैन स्टोन वॉल बनाकर बच जाता है और अपने स्पिरिट से उसे खत्म करता है। सिया पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है। जेंटलमैन कहता है कि लगता है उन्हें यहाँ वेलकम नहीं है। तभी 2 और बंदे उनकी तरफ बढ़ते हैं। यान्जा उन्हें भी हरा देता है, पर फिर 4 और बंदे वहाँ आते हैं। जेंटलमैन उन्हें रोकता है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए जेंटलमैन कहता है कि जितना वो उन्हें मारेंगे उतना वो मल्टीप्लाई होकर अटैक करेंगे, इसलिए भागना ही बेहतर है। वो टावर की तरफ भागने का फैसला करते हैं, पर बार बार वापस वही जगह पहुंच जाते हैं। जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो फिर वो अपनी गार्डियन स्पिरिट के साथ उनसे फाइट करना शुरू कर देते हैं। वहीं एक बंदा अपने साथी से पूछता है कि क्या वो मिलने नहीं जाने वाला, उसके गेस्ट उसका इंतजार कर रहे हैं। वो जेंटलमैन और बाकियों को देखकर कहता है कि इन्हें क्या लगता है कि वो फाइट करके जीत जाएंगे, और कहता है कि यान इन पर भरोसा करता होगा, पर उसे इन पर भरोसा नहीं, इसलिए उसे इनकी पावर को टेस्ट करना होगा। फिर वो चारों तरफ बैरियर लगा देता है। वहीं सिया, जेंटलमैन और यान्जा अपने स्पिरिट समन करके बंदों को मारने लगते हैं और उन्हें जमीन में दफना देते हैं, पर वो लोग मरते नहीं और जमीन के अंदर से ही हमला करते हैं, जिससे यान्जा को हल्की चोट लगती है। पर उस चोट के कारण यान्जा अपनी स्पिरिट पावर खोने लगता है और अपना होश खोकर वहीं गिर जाता है, और साथ ही वहां और भी बंदे जमा होने लगते हैं। सिया का गार्डियन स्पिरिट लिवान कहता है कि उसके पास एक थ्योरी है और उसे कंफर्म करना होगा। लिवान चेक करने के लिए जंप करता है, पर बैरियर से टकराकर वापस आता है। लिवान सिया को बताता है कि ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह पर घूम रहे हैं, बल्कि वो एक फॉर्मेशन के अंदर फंसे हुए हैं और उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए पहले अपना पोजीशन और टाइम पता करना होगा, और इसके लिए उसे थोड़ा समय चाहिए। फिर सिया लड़ने के लिए अपने बीस्ट किंग को समन करती है और लिवान एग्जिट पता करने के लिए जाता है। लिवान सॉल्यूशन ढूंढने के बाद उनको अपने साथ ले जाता है और वो सब एक गेट के थ्रू आगे बढ़ते हैं। तभी सिया देखती है और कहती है कि अगर ये गेट ऑफ लाइफ है तो यहाँ डेथ क्यों लिखा हुआ है। सब हैरान हो जाते हैं। तभी एक बंदा सिया पर अटैक करता है, पर जेंटलमैन उसे बचाने में खुद घायल हो जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर खोने की वजह से वहीं बेहोश गिर जाता है। गेट की पोजीशन चेंज होने के कारण अब वो लोग डेड पॉइंट पर थे। तभी वहाँ सभी इविल बंदे मिलकर एक बड़ा सा समुराई में चेंज हो जाते हैं और उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। सिया अपने डीमन से उस पर अटैक करती है, पर वो देखते हैं कि वो अंदर से खाली है। वहीं वो बंदा का साथी कहता है कि अब ज्यादा हो रहा है और उसे ये रोक देना चाहिए, पर जैसे ही वो उस समुराई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तभी उसका रिमोट टूट जाता है, जिससे वो समुराई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लिवान उस समुराई से फाइट करने लगता है और सिया जेंटलमैन और यान्जा को प्रोटेक्ट कर रही थी, पर लिवान के अटैक का भी उस पर कोई असर नहीं होता। तभी लिवान का मटका एक डीमन में बदल जाता है और कहता है कि वो उसे आजाद करे, जिससे वो समुराई को आराम से खत्म कर सकता है। लिवान उसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं देना चाहता, पर समुराई सिया पर अटैक करता है और सिया को बचाने के लिए उसे अपने मटके के डीमन को कंट्रोल देना पड़ता है। तभी मटके के अंदर एक इविल लिवान बाहर आता है। सिया मटके और लिवान के इस फॉर्म को देखकर पूरी हैरान हो जाती है। इविल लिवान अपने मटके वाले बीस्ट को वेपन बनाकर समुराई पर अटैक करता है। उसका मटका समुराई के हाथ को काट देता है। इविल लिवान दोबारा उस पर अटैक करके उसके दूसरे हाथ को भी खा जाता है, पर समुराई अपने अटैक जारी रखता है और फिर इविल लिवान अपने ब्लड कर्स पावर एक्टिवेट करता है, जिससे उसका मटका एक ही बार में पूरा समुराई को ही खा लेता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लड़ाई के बाद इविल लिवान उस अननोन बंदे के पास जाता है और कहता है कि लगता है इस फॉर्मेशन के पीछे उसका ही हाथ था, और उसे एक जोरदार पंच मार के सबके सामने ले आता है। उसका गार्डियन स्पिरिट बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर इविल लिवान रुकना नहीं चाहता था, लेकिन उसके अटैक करने से पहले लिवान अपने बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसका मटका अपनी पावर वापस लेकर नॉर्मल हो जाता है, जिससे लिवान वहीं वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में बदल जाता है। जेंटलमैन और यान्जा के वापस होश में आने के बाद वो दोनों उस बंदे पर बहुत गुस्सा होते हैं,
पर सिया उन्हें कुछ करने से पहले रोक लेती है। फिर वो बंदा कहता है कि यान कभी नहीं चाहेगा कि वो लोग उसकी मदद के लिए जाएं और वो उन्हें वापस जाने को कहता है। पर जब वो सभी वापस जाने को तैयार नहीं होते तो उस बंदे का गार्डियन स्पिरिट फैंग उन्हें एक मैप निकाल कर दिखाता है जिसमें हॉल ऑफ हीरोज की पूरी छोटी से छोटी डिटेल बनी हुई होती है, पर उनमें से किसी को कुछ समझ नहीं आता। बंदा हंसता हुआ कहता है कि उनके छोटे दिमाग में इतनी डिटेल समझ नहीं आएगी। उसकी ये बात सुनकर सिया और बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद फैंग एक एक करके मैप के हर एरिया के बारे में समझाने लगता है। पूरी मैप समझने के बाद सिया कहती है कि वो मेंटली तो प्रिपेयर थी, पर उसे नहीं पता था कि वो जगह इतनी कॉम्प्लेक्स होगी। जनरल मैन भी कहता है कि आज तक हॉल ऑफ हीरोज से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। फिर वो बंदा कहता है कि वो एक सॉलिड रेस्क्यू प्लान बना सकता है, पर वहाँ पर फाइट उन सबको खुद करनी पड़ेगी। वहीं डार्क इन्फर्नो के अंदर यान दोबारा प्रिजन के अंदर बंद था और एक बार फिर वो पिन से हथकड़ियाँ खोलकर वापस अपनी माँ के बारे में पता करने निकल जाता है। उसे देखकर दूसरे कैदी सोचते हैं कि ये मरने के लिए बाहर जा रहा है। यान वहाँ से उतरकर सेल 20 की तरफ चेक करने के लिए जाता है। ऊपर जाने के बाद वो एक अधमरे इंसान से पूछने की कोशिश करता है। वो आदमी पागल जैसे बिहेव करने लगता है और यान से अपनी हथकड़ियाँ खोलने को कहता है। यान उसकी हथकड़ियाँ खोलते हुए पूछता है क्या उसने किसी लेडी को यहाँ देखा है। वो आदमी उसे मना करते हुए बताता है कि स्पेशल कैदियों को सेल 1, 2 और 3 में रखा जाता है और उसकी हथकड़ियाँ खुलने के बाद उसकी भी स्पिरिचुअल पावर वापस आ जाती है। पर तभी घुंघरुओं की आवाज आती है। वो आदमी पागल जैसे डरता हुआ कहता है कि वो आ गया, जरूर उसने उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी नोटिस कर ली होगी। वो आदमी पूरी तरह डर से कांपने लगता है। यान वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर एक बार फिर उसका सामना प्रिजन गार्ड से होता है। गार्ड उसे कहता है एक बार मार खाने के बाद भी वो दोबारा भागने की कोशिश कर रहा है। पिछली बार तो उसने अपने स्पिरिट सूचू को खोया, अब वो किसे कुर्बान करेगा। ये सुनते ही यान उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर गार्डियन उसे आराम से मार कर दूर फेंक देता है। यान का स्पिरिट युआन बाहर आकर उसके लिए फाइट करना चाहता है, पर यान उसे बाहर आने से रोक लेता है। गार्डियन कहता है कि उसे अपने स्पिरिट समन कर लेना चाहिए, वरना वो जिंदा नहीं बचेगा। यान जानता है कि उसके पास अपना वेपन नहीं है और वो अपने स्पिरिट को बाहर नहीं निकाल सकता, वरना वो भी मारा जाएगा। गार्डियन यान पर अटैक करना शुरू कर देता है। यान उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है, पर ये उसके लिए आसान नहीं था। तभी गार्डियन यान के फेस को पकड़ लेता है और कहता है कि वो यहाँ का जेल गार्डियन है, जो कि इंसान और स्पिरिट दोनों से कहीं ज्यादा ऊपर है और उसे यहाँ उन जैसे कैदियों को खत्म करने के लिए ही रखा गया है। गार्डियन यान को अपनी स्पिरिट समन करने कहता है, वरना वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने वाला। तभी अचानक यान की आंखें चमकने लगती है और उसका स्पिरिट खुद ब खुद बाहर निकल आता है। स्पिरिट अपने ड्रैगन के साथ बाहर आता है और पूरे गुस्से के साथ गार्डियन से लड़ने लगता है। स्पिरिट युआन अपने पावर का यूज करता हुआ लावा से गार्डियन पर अटैक करने लगता है। युआन की अटैक से गार्डियन दूर जाकर गिरता है और उसे हल्की सी चोट भी लगती है। ड्रैगन दोबारा अटैक करता है, पर गार्डियन उसे अपने हाथों से रोकता है और वापस फेंक देता है। युआन गुस्से में गार्डियन पर अटैक करने लगता है और आखिर में अपने हेल फायर अटैक भी करता है। यान को ये देखकर लगता है कि वो जीत सकता है, पर ऐसा नहीं होता। गार्डियन अपने हाथों से ही उसके अटैक को रोक लेता है। गार्डियन फिर अपनी अल्टीमेट पावर शो करता हुआ एक बड़ा सा बुद्धा स्टैचू को समन करता है और उसकी ताकत से युआन को जकड़ लेता है। युआन हार नहीं मानता और एक बार फिर अपने ड्रैगन से अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। गार्डियन एक बार फिर बुद्धा की पावर से बिल्कुल सूचू की तरह युआन को भी कुचल देता है और वो एक ब्रेसलेट में बदल जाता है। गार्डियन यान को बताता है कि 50 दिन में ये ब्रेसलेट ब्लैक से व्हाइट में बदल जाएगा और यान का स्पिरिट हमेशा के लिए गार्डियन के पावर में बदल जाएगा, जिससे यान को अपना स्पिरिट हमेशा के लिए खोना होगा। यान गुस्से में गार्डियन को पंच करने बढ़ता है, पर थोड़ी देर बाद गार्डियन उसकी बॉडी को घसीटता हुआ सेल की तरफ ले जाता है। गार्डियन कहता है कि यान ने उससे 2 बार फाइट किया और दोनों बार वो जिंदा बच सका और साथ ही वो स्ट्रॉन्ग भी होते जा रहा है। गार्डियन कहता है उसे नहीं पता कि वो क्यों भागना चाहता है, पर उसके रहते वो ऐसा कभी कर नहीं सकेगा। यान जवाब देता हुआ कहता है कि वो जल्दी बहुत पछताने वाला है। वहीं डार्क इन्फर्नो के बाहर डियाओ मस्त अपने गेम में बिजी थी। तभी उसकी दोस्त और हॉल ऑफ हीरोज की मेंबर मिनी उसके पास आती है। मिनी उससे पूछती है कि क्या यैन अभी भी डार्क इन्फर्नो में बंद है और कहती है कि उस जगह में रहने से अच्छा मरना बेहतर है। डियाओ बताती है कि उसने बस यैन से इतना कहा था कि उसकी माँ वहाँ डार्क इन्फर्नो में कैद है और उसने खुद ब खुद सरेंडर कर दिया। मिनी पूछती है कि क्या उसकी माँ सच में वहाँ कैद है
डियाओ कहती है कि उसे इस बारे में नहीं पता, उसे स्पिरिट लीडर ने यान को ऐसा कहने को कहा था और साथ ही ये भी कहा था कि उसे सेल 1, 2 या 3 में नहीं जाने दिया जाए और यान को वहाँ एनसेल बिल्डिंग में जो भी हुआ उसकी इंक्वायरी के लिए रखा गया है। और साथ ही डियाओ ये खुद भी जानना चाहती है कि असल में सेल की स्टार्टिंग 3 ब्लॉक्स में किसे रखा गया है। वहीं डार्क इन्फर्नो के अंदर यान अपने तीसरे स्पिरिट डंजो के साथ गार्डियन से लड़ रहा था, पर तभी उसका सपना टूट जाता है और उसे ध्यान आता है कि वो गार्डियन से फिर तीसरी बार भी हार चुका है और उसका स्पिरिट डंजो भी अब गार्डियन के पास है। यान सोचता है कि क्या गार्डियन का कोई वीकनेस नहीं है। यान को कोई भी तरीका नहीं समझ आता जिससे वो बिना अपना स्पिरिट खोए गार्डियन का सामना कर सके। यान कहता है कि उसने यहाँ के सारे सेल्स चेक कर लिए पर उसे कुछ नहीं मिला और अब बस उसे स्टार्टिंग के सेल को देखना बाकी है। वो प्रिजन से एक बार फिर बाहर निकल जाता है और एक कैदी उसे देखकर चिल्लाने लगता है। यान भागता हुआ कहता है कि वापस आकर वो उसे खूब धोएगा। फिर यान एक मोटी सी दीवार के पास पहुंचता है और उसे समझ नहीं आता वो आगे कैसे जाए, क्योंकि उसे पता था कि दीवार के उस पार भी लोग कैद हैं। यान को डर लगता है कि अगर वो अपने स्पिरिट समन करेगा तो गार्डियन को पता चल जाएगा। इसके बावजूद यान अपने स्पिरिट को समन करके दीवार तोड़ने की कोशिश करता है, पर जुआन के अटैक के बावजूद दीवार में कुछ नहीं होता। ये आवाज गार्डियन के कानों तक भी आती है और वो सोचता है कि यान एक बार फिर भागने की कोशिश कर रहा है। गार्डियन यान की ओर बढ़ता है, पर तभी उसे एक सर्वेंट आता दिखाई देता है। गार्डियन उससे पूछता है कि सारे सर्वेंट पहले ही चले गए तो वो यहाँ क्या कर रहा है। सर्वेंट अपने हाथ का साइन दिखाता है। गार्डियन को ध्यान आता है कि वो सर्वेंट तो बोल नहीं सकते। गार्डियन उसके कार्ड को भी चेक करता है पर उसे कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो चला जाता है। पर तभी पता चलता है कि यान सर्वेंट के कार्ड में ही छुपा हुआ था। यान उससे पूछता है कि उसने उसकी मदद क्यों की, लेकिन सर्वेंट बिना कुछ जवाब दिए जाने लगता है। पर यान कहता है कि वो कल इसी वक्त में यहाँ उसका इंतजार करेगा और जब तक वो नहीं आने वाला वो यहाँ से नहीं हिलेगा। अगले दिन गार्डियन यान के सेल के पास जाता है और देखता है कि वो वहीं पड़ा हुआ था। गार्डियन उससे कहता है कि उसको क्या लगा, वो उसे कल भागते हुए नोटिस नहीं किया था और अगली बार उसने उसको पकड़ लिया तो वो उसकी टांगे तोड़ देगा। तभी गार्डियन के जाने के बाद पता चलता है यान ने उस चिल्लाने वाले कैदी को मारकर वहाँ सुला रखा था और वो खुद सर्वेंट का वेट कर रहा था। तभी यान का स्पिरिट डियान पूछता है कि क्या वो सच में आएगा। यान कहता है कि वो उसकी मदद जरूर करेगा क्योंकि उसे जरूर उसकी माँ के बारे में कुछ पता है। तभी सर्वेंट वहाँ पहुँच जाता है और अपने हाथों के साइन से दीवार खोल देता है। अंदर जाकर यान अपनी माँ का नाम चिल्लाता हुआ सभी कैदियों से उनके बारे में पूछने लगता है, पर किसी को कुछ पता नहीं था। तभी पूछते पूछते एक कैदी कहता है कि वो उसे जानता है और यान को देखता हुआ कहता है कि लगता है वो उसी का बेटा है। वो बंदा कहता है उसे नहीं पता कि उसकी माँ कहाँ है, पर वो उसे एक निशान देता है और कहता है कि इससे उसके साथियों को पता चलेगा कि वो अभी जिंदा है और शायद वो उसे कुछ बता सके। यान दोबारा आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद उसे एक और बंदा मिलता है और यान के बताने पर कि वो उसके साथी से मिल चुका था, वो बंदा भी उसकी आंखों से समझ जाता है कि वो किनका बेटा है। यान हैरान होकर पूछता है कि क्या वो उनके पेरेंट्स को जानता है। वो बंदा उनके पेरेंट्स के पास्ट की कहानी उसे बताता है। यान कहता है कि उसके पेरेंट्स 10 साल पहले अचानक गायब हो गए थे, इसीलिए वो जानना चाहता है कि उनके साथ क्या हुआ था। वो बंदा इसके बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि पिछले 10 साल से वो यहाँ कैद है, पर वो यान को अपना एक निशान के साथ ऊपर जाने को कहता है जहाँ एक लेडी कैद है जो जान सके कि वो जिंदा है और शायद वो उसकी मदद भी कर सके। यान जाने से पहले पूछता है कि क्या वो उसे आजाद कर दे, लेकिन वो बंदा मना कर देता है क्योंकि वो बंदा जानता है वो गार्डियन से जीत नहीं सकता। यान ऊपर जाता है और उसे वो लेडी मिलती है। यान उसे उनके साथियों की निशानी दिखाता है और उससे अपनी माँ के बारे में पूछता है। वो लेडी का नाम बाई था और वो यान को देखते ही पहचान लेती है और उसे बताती है कि उसकी माँ यहाँ नहीं है। ये सुनते ही यान उन हॉल ऑफ हीरोज को गाली देने लगता है क्योंकि उन्होंने उसे झूठ बोलकर फंसा दिया। तभी बाई कहती है कि ये सुनकर तुम्हारी माँ खुश नहीं होती और यान उससे ऐसा कहने का रीजन पूछता है। बाई बताती है क्योंकि उसकी माँ और अभी उसने जिन लोगों से मिला वो सभी लोग हॉल ऑफ हीरोज के मेंबर हुआ करते थे। ये सुनते ही यान पूछता है तो वो सभी प्रिजन में क्या कर रहे हैं। बाई कहती है कि अब तो इतना समय हो गया कि वो खुद भूल चुके हैं कि वो यहाँ क्यों कैद है। तभी यांग पूछता है कि सियांग कुनलुन कहाँ है और क्या उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश की। वो तो हॉल ऑफ हीरोज का लीडर था ना। लेकिन बाई इस बात से इनकार करते हुए बताती है कि उनका लीडर शायद यहीं कैद होगा और उसका नाम लॉन्ग है।
ये सुनकर यान पूरा हैरान हो जाता है। भाई यान को बताती है कि लोंग और उसके पिता बिल्कुल भाइयों की तरह रहते थे, पर भाई देखती है कि यान ये सब सुनकर बिल्कुल हैरान लग रहा है। भाई यान से पूछती है कि उसे क्या हुआ। यान लोंग की पूरी बात भाई को बताता है कि कैसे वो बाहर आजाद एक क्रिमिनल की तरह घूम रहा है। ये सब सुनकर बाई बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उन्होंने उस पर भरोसा किया और उन्हें यहाँ मरने के लिए छोड़कर वो बाहर आजाद घूम रहा है। यान कहता है उसे ज्यादा कुछ नहीं पता, पर सब चीजें लोंग की तरफ ही इशारा कर रही है। बाई यान से मदद मांगते हुए उसे अपना एक क्रिस्टल देती है और उसे उन लोगों को ढूंढने को कहती है जिनकी उन्हें जरूरत है। यान वहाँ से जाते हुए बाई की बातों पर सोचता है कि उसे आज तक पता नहीं था उसकी माँ हॉल ऑफ हीरोज में थी और उसके सारे मेंबर यहाँ 10 साल से कैद में हैं और किसी को रीजन भी नहीं पता। यान को फाइनली वो बंदा मिल जाता है जिसे बाई ने ढूंढने बोला था। यान उसे बाई और उसके साथियों की निशानी देता हुआ बताता है कि बाई ने उसे यहाँ से आजाद करने को कहा है। उस बूढ़े बंदे का नाम गुबाई था और वो भी यान की माँ को जानता था। यान उसके स्पिरिट लॉक खोलने की कोशिश करता है, तभी उसे गार्डियन की आवाज सुनाई देती है, जिसे पता चल गया था कि यान अपने सेल में नहीं है। यान कहता है कि बाई ने उससे कहा था कि वो उसकी माँ को ढूंढने में मदद कर सकता है, पर गुबाई ना चाहते हुए भी यान को बताता है कि उसकी माँ 10 साल पहले ही मर चुकी है। यान को उसकी बातों का यकीन नहीं होता। यान कहता है उसकी माँ बहुत स्ट्रॉन्ग थी और वो इतनी आसानी से मर नहीं सकती। यान कहता है कि उसका छोटा भाई लियांग अभी भी माँ के वापस आने का इंतजार कर रहा है। गुबाई कहता है कि अगर उसकी माँ जिंदा होती तो इतने सालों में वो उनसे मिलने वापस क्यों नहीं आती। यान को अभी भी ये सब बात एक झूठ जैसा लग रहा था। गुबाई कहता है कि अगर वो सच देखना चाहता है तो वो उसे दिखा सकता है। गुबाई खुद तो अंधा था, पर वो किसी के मरने से पहले उसकी यादें दूसरों को दिखा सकता है, लेकिन इससे यान की मेंटल हेल्थ डैमेज हो सकती है। इसके बावजूद यान उसके लिए तैयार हो जाता है। गुबाई अपने पावर से यान को उसकी माँ की यादें दिखाने लगता है, पर यान अपनी माँ की मौत को देखकर जोर से चिल्ला पड़ता है और उसकी बॉडी से एक खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है, जिससे गार्डियन उसे नोटिस करके वहाँ पहुँच जाता है। यान वहाँ बैठा बड़बड़ा रहा था कि उसकी माँ ने अपनी पूरी लाइफ स्पिरिट वर्ल्ड को दे दी और अंत में उन्हें क्या मिला। तभी गार्डियन गुबाई से पूछता है कि क्या उसने यान को कुछ ऐसा दिखाया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। गुबाई कहता है कि वो टैंक का बेटा है और उसे अपनी माँ का सच जानना जरूरी था। गार्डियन उसकी माँ का मजाक उड़ाता हुआ कहता है कि अगर वो आज जिंदा होती तो उसके बेटे की तरह वो उसे भी अपने हाथों से मारता। ये सुनकर यान गुस्से में गार्डियन का गला दबाने लगता है, पर गार्डियन अभी भी हंसता हुआ कहता है गुस्सा सच में इंसान को पावरफुल बना देता है, पर इंसान रहेंगे तो कमजोर ही। फिर गार्डियन उसके पकड़ से आजाद हो जाता है, पर यान अपने स्पिरिट डुएन से अटैक करता है। डुएन भी गुस्से में गार्डियन की धुलाई करने लगता है, जिससे वो घायल भी होता है, पर यान अपना अटैक करना रोकता नहीं और अपने दूसरे स्पिरिट जुआन से हमला जारी रखता है। पर गार्डियन भी इतना कमजोर नहीं था, वो उनके सभी अटैक को रोक लेता है। गार्डियन बार बार अपने सबसे पावरफुल स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है, पर यान के स्पिरिट उसे रोक लेते हैं। तभी यान अपने स्पिरिट को गार्डियन को खत्म करने का ऑर्डर देता है। दोनों उस पर अटैक करते हैं और एक बड़ा धमाका होता है। सभी कैदी ये देखकर हैरान थे कि गार्डियन आज मार खा रहा था, पर गार्डियन को उसके अटैक से कुछ नहीं हुआ था। वो उनके वेपन्स को भी तोड़ देता है और साथ ही अपनी असली फॉर्म में सामने आता है और दोनों स्पिरिट को दूर फेंक देता है। तभी हम गार्डियन की कहानी देखते हैं। बहुत पहले जब इंसानों की दुनिया में एक यंग मॉन्क आया था जिसके पास इविल को खत्म करने की पावर थी। सेंट ने इसे नोटिस किया और उसकी प्रैक्टिस में मदद की और उसे अपना शिष्य बना लिया। बाद में दुनिया में वार शुरू हो गई, जहां इविल स्पिरिट की संख्या बढ़ने लगी। सेंट ने अपने मॉन्क शिष्य को इविल को शांत करने भेजा, लेकिन 500 साल से भी ज्यादा समय हो गया, पर अभी भी सेंट मॉन्क को वापस लेने नहीं आए। मॉन्क उनकी इंतजार करता रहा। फिर एक दिन मॉन्क ने इविल सोल को शांत करने के बजाय खुद उसे कंज्यूम करना शुरू कर दिया और उसे अपनी पावर बनाने लगा, और इस पावर के साथ वो मॉन्क इस जेल का गार्डियन बन गया। वापस प्रेजेंट में गार्डियन अपनी बुद्धा पावर से एक एक करके यान के दोनों स्पिरिट को अपने ब्रेसलेट में बदल देता है। यान गुस्सा में उसे जोर का हिट करता है, पर गार्डियन उसके पंचेस को अपने टकले से रोकता है और उसे दूर फेंक देता है। यान दोबारा अटैक करता है, पर गार्डियन उसकी बुरी तरह धुलाई करने लगता है। गार्डियन उसे कहता है कि वो हमेशा मर्सी में बिलीव करता था, पर उसके जैसे लोगों को तो मौत ही मिलना चाहिए। गार्डियन गुस्से में कहता है उसे सेंट ने 500 साल के लिए इविल स्पिरिट को शांत करने के लिए भेजा था, पर उसके जैसे इविल लोगों के कारण अब उसे 890 साल से ज्यादा हो चुका है और वो अभी भी यहीं फंसा हुआ है। यान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसके पास तो कम से कम उसके दोस्त हैं, पर गार्डियन को तो सेंट ने भी छोड़ दिया।
गार्डियन उसकी बातों से और भी गुस्सा हो जाता है और वो यान को मारने ही वाला था, पर तभी उस पर नाइफ से अटैक होता है। यान की आंखें बंद होने लगती है, पर वो देखता है कि उसी सर्वेंट ने उसकी जान बचाई जिसने पहले उसकी मदद की थी। तभी यान को अपनी माँ की कही बात याद आती है, जब वो यान को बताती है कि गार्डियन स्पिरिट की सोल और उनके मास्टर का बॉन्ड प्योर होता है। वो अपने मास्टर की जान तब तक बचाते हैं जब तक वो खुद ना मरे। उसकी माँ कहती है वो यान को हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, और अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनका स्पिरिट वूजिन उसको प्रोटेक्ट करेगा। वहीं प्रेजेंट में यान देखता है कि उसे बचाने वाला सर्वेंट कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ का स्पिरिट वूजिन ही है। और इसी के साथ ये पार्ट हम यहीं खत्म करते हैं। इसके अगले पार्ट में हम यान के नए स्पिरिट को देखेंगे जिसकी लड़ाई जेल के गार्डियन से होने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपना कीमती लाइक जरूर दें। जल्द ही मिलते हैं हम इसके अगले वीडियो में।